मौत जिंदगी मेरी लिखी एक कुछ साल पहले लिखी एक कहानी है। छोटा सा घर था वो, 2 कमरे का रहा होगा। एक कमरा ड्राइंग रूम था जहां रात को कमरुद्दीन और उसकी बीवी रेहाना जमीन पे एक गद्दा बिछा के सोते थे। दीवार पर मक्का शरीफ की एक तस्वीर, गोविंद नगर मार्केट के किसी फोटो स्टूडियो में गत्ते के चांद के सामने खड़े मुस्कुराते मियाँ बीवी का पुराना पीला पड़ता फ्रेम में कैद एक लम्हा। रुई का चौड़ा सा गद्दा लकड़ी के एक पुराने सोफे की आमने सामने रखी कुर्सियों के बीच किसी तरह अड़ जाता था। अक्सर फिक्र से भरी रातें रेहाना एक सोफे के गलते हुए पांवों को देखते हुए गुजार देती थी। जिंदगी भी तो ऐसी हो गई थी, कोनों से छिल गई थी, रंग उतर गया था। गद्दे पे चढ़ा धारी वाले खद्दर का कपड़ा भी अब धुंधला हो चला था। रेहाना के आंसू रोज उसको भिगोते जो थे। आंसुओं का सबब घर के दूसरे कमरे में था। बाहर वाले कमरे से थोड़ा छोटा था, लेकिन कमरुद्दीन और रेहाना की जिंदगी बसती थी वहां। उनका 10 साल का बेटा अनवर वहां अपने बूढ़े हमेशा बीमार दादाजी के साथ सोता था। अनवर को एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई थी कि अब न दवा न दुआ, उसे कोई नहीं बचा सकता था। आज अनवर का 11वां जन्मदिन था। डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा अगर 10वां जन्मदिन भी देख ले तो करिश्मा होगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी बीमारी की खुदगर्जी के आगे अक्सर बहुत भारी पड़ती थी। 1 और साल देख लिया था अनवर ने। एक और सर्दी जिसमें वो अपनी माँ से लिपट के रजाई में दुबक के देर तक लेटा था। एक और फूलों भरा बसंत, एक और गर्मी जिसमें बिन बत्ती की रातों को माँ ने हाथ का पंखा झलते हुए उसको सुलाया था। एक और बारिश देखी थी जिसमें भीगना मना था, लेकिन खिड़की से बैठकर सौंधी मिट्टी को सूंघना मना नहीं था। आज रात उसके जन्मदिन पर मोहल्ले के बहुत से बच्चे अनवर से मिलने उसके घर आए थे। लोअर मिडिल क्लास में रेलवे के जूनियर क्लर्क की नौकरी करने वाले कमरुद्दीन ने एक ठीक ठाक बर्थडे पार्टी रखी थी। पड़ोस के त्रिपाठी जी से कैसेट प्लेयर उधार लिया था, चमकीली झालर लगाई थी। अनवर न जाने कितने दिन बाद बाहर लेटा हल्का सा मुस्कुरा रहा था। न जाने बच्चा सच देख रहा था कि ख्वाब। लेकिन एक अनजान औरत भी उसके साथ में बैठी थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर चली गई। दरवाजे पर घंटी बजी थी। दरवाजे पर कोई था। पीछे बच्चों की मौज मस्ती चल रही थी। औरत ने दरवाजे पर खड़े आदमी से कहा, मैं जिंदगी हूं, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? दरवाजे पे खड़ा आदमी बोला, मैं मौत हूं और इस बच्चे अनवर को ले जाने के लिए आया हूं। कमरुद्दीन रेलवे क्लर्क के घर के सामने जिंदगी और मौत आमने सामने खड़े थे। मौत ने सफेद कमीज और नीली पैंट पहन रखी थी और जिंदगी ने हल्के पीले रंग का सलवार सूट। छोटे से घर के अंदर 11 साल के अनवर की बर्थडे पार्टी चल रही थी।
रेहाना ने आज मालपुए बनाए थे। मालपुए अनवर को बहुत पसंद थे। ढेर सारे गुब्बारे, जिन्हें फुलाते फुलाते सारी दोपहर कमरुद्दीन और रेहाना की जान निकल गई थी। अंदर हंसी ठहाका चल रहा था और यहां बाहर छोटे से अनवर के जीने और मरने का फैसला। लेकिन कमबख्त मौत ने आज का दिन, उसके 11वें जन्मदिन का दिन उसको ले जाने के लिए चुना था। घर के बाहर आके खड़ी हो गई थी। मौत के चेहरे पे शिकन तक नहीं थी। जैसे लोगों की जिंदगियों को लेना बस उसी तरह हो जैसे पोस्ट ऑफिस में बैठ के लिफाफों पे ठप्पे लगाना या किसी सरकारी दफ्तर की मेज पे बैठ के एक घंटी पे हाथ मारना और कहना नेक्स्ट। इसमें मौत की गलती नहीं थी। उसे ऊपर वाले ने जॉब प्रोफाइल ही यही सौंपा था। जिंदगी बोली, आज का दिन क्यों? आज जन्मदिन है उसका। आज का दिन उसे दिखाने के लिए तो मैं पिछले 1 साल से सारे काम छोड़ के बैठी हूं। यार तुम हर बार मुझसे ये कहती हो, मौत ने कहा, जिस मोड़ पे मुझसे मिलती हो, मुझको ऊपर वाले ने काम दिया है कि लोगों को ऊपर पहुंचाऊं, जिंदगियां लूं, और तुम्हें काम दिया है कि लोगों को जिंदगी दो। तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। अनवर को थोड़ा और वक्त दे दो, जिंदगी ने कहा। बच्चा है, थोड़ा सा बचपन और जी लेने दो। ये क्या बकवास है यार। मौत को गुस्सा आ गया। जब मैं उस 50 साल की औरत को ले जा रहा था जिसको कैंसर हुआ था, तो तुमने कहा था कि उसको अपने पोते का मुंह देख लेने दो। जब मैं उस जवान लड़के को कार एक्सीडेंट के पास से ले जा रहा था, तो तुमने यही कहा था कि अभी अभी तो उसकी शादी हुई है। लेकिन दुनिया तुम्हारी बेवकूफी के बल पे नहीं चलती है। किसी को आना है, किसी को जाना होगा। यही रीत है, यही दस्तूर है। सांसों की फैक्ट्री नहीं लगी है, गिन के सांसें मिलती है। मौत ने एक कदम आगे रखा। अंदर अनवर की सांसें और तेज चलने लगी। जिंदगी ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ, एक सौदा कर लेते हैं, ठीक है, एक शर्त लगा लेते हैं। मौत बोली, चलो यही सही, एक शर्त लगाते हैं। तुम मुझे 3 मौतें दोगी और उनके बदले में मैं तुमको इस बच्चे की जिंदगी। कौन सोच सकता था कि रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन की दहलीज पे कमीज पैंट पहने खड़ी मौत और सलवार कुर्ते में जिंदगी ने पहली बार ऐसा दिल दहलाने वाला सौदा किया होगा। अगर जिंदगी 3 जिंदगियां मौत को दे दे तो मौत कमरुद्दीन के बेटे अनवर की जान बख्श देगी। आप सोच रहे होंगे, जिंदगी अनवर को बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी? हजारों बच्चे मर जाते हैं ना हिंदुस्तान में। माँ बाप पैदा कर देते हैं पर उनको पालने की तमीज नहीं सीख पाते, या कोई भयानक बीमारी उनकी गर्दन पकड़ लेती है और दवाएं बनाने वालों ने दवाएं इतनी महंगी कर दी होती हैं कि गला पकड़ के जान निचोड़ते मौत के फंदे को काटने के लिए जैसे हीरों से जड़ी किसी तलवार की जरूरत पड़ती हो। एक और बच्चा मर जाता तो क्या होता? इतना जहर तो घोल दिया था सरकारों ने, बेईमान उद्योगपतियों ने, डॉक्टरी को बस एक पेशा बना चुके डॉक्टरों ने। एक और मरा हुआ बच्चा सही, 11 साल की उम्र की एक लाइलाज बीमारी से मरना कोई बड़ा अजूबा तो नहीं था।
इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से हिंदुस्तान के फुटपाथ पे बैठे लोग रोज जूझते थे, भूख से, गरीबी से, एक मौत और सही, लेकिन नहीं। जिंदगी ने आज फैसला कर लिया था कि ये बच्चा अनवर, ये जिंदगी का जरा सा टुकड़ा अनवर, एक इम्तिहान था उसके लिए, इसे मरने नहीं देना था। क्योंकि जिंदगी अपनी फाइलों, अपने हिसाब किताब, अपने बजट, अपने टारगेट, अपने डेडलाइंस के चक्कर में, बीमारी में, गम में, बम के धमाकों की गूंज में, गरीबी में लिपटी इस दुनिया को अक्सर ये याद दिलाना भूल जाती थी कि वो है, कि जिंदगी है और आसपास है, कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब कुछ इतना बुरा नहीं है। 11 साल के अनवर को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन जिंदगी ने जवाब नहीं दिया था। जिंदगी और मौत एक ऑटो रिक्शा में बैठे रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन के घर से याद शहर की सड़कों पर बाहर निकले। थोड़ी देर पहले की हुई उनकी तनातनी थोड़ा शांत हो गई थी, जैसे ऊपर वाले के बड़े से दफ्तर में काम कर रहे दो एम्प्लॉइज एक दूसरे से बात कर रहे हों। ऐसे मौत ने कहा, तुम्हारा जॉब प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है यार, मेरी सोचो, जान लेना आसान काम नहीं होता, कितने लोगों को गम देना पड़ता है। किसी कागज पे दस्तखत कर देता हूं, कितनी जिंदगियां उजड़ जाती हैं। रातों को अक्सर सो नहीं पाता मैं। जिंदगी ऑटो के बाहर रफ्तार से भागते शहर को खामोशी से देख रही थी। बोली, नहीं, तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, 1 सेकंड में खेल खत्म, 1 सेकंड में तकलीफ खत्म। मुझे देखो, लोगों को जिंदगी दे के कैसे जानबूझ के इस दुनिया के, इस जिंदगी के अंधे कुएं में ढकेल देती हूं मैं। लो 36/53 सब्जी मंडी, लो ये घर आ गया। अनवर की जान के बदले पहली जिंदगी मैं तुम्हें यहीं से दूंगी। ऑटो रिक्शा वाला उनको छोड़कर चला गया। सब्जी मंडी मोहल्ले में अब कोई सब्जी मंडी नहीं बची थी। बरसों पहले एक होती थी, उसके नाम पे मोहल्ले का नाम पड़ गया। ये घर एक सुनसान छोर पर था गली में। मौत ने कहा, 36/53, ये सस्ते नीले पेंट में पुता दरवाजा, बुरी नजर से बचने के लिए लटकाई गई है हांडी, मैं यहां आ चुका हूं, किसी को ले गया हूं मैं यहां से 8 महीने पहले शायद। जिंदगी ने घंटी बजाई, दरवाजा खुला, नौकर ने दरवाजा खोला। नमस्कार, हम जनगणना ऑफिस से हैं, वो सेंसस के लिए आए थे। नौकर पलटा और दोनों अजनबियों को अंदर आने दिया। मौत ने कदम रोक लिए, बोला, मैं यहां नहीं आ सकता। जिंदगी ने झल्ला के कहा, क्यों भाई? शर्त के मुताबिक मुझे ये फैसला करना है ना कि बच्चे को बचाने के बदले में कौन सी 3 जिंदगियां तुमको मैं दूं। मौत ने कहा, हाँ, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के भी कुछ रूल्स होते हैं भाई। एक ही घर से 1 साल के अंदर 2 जिंदगियां नहीं ले सकता मैं, मुझे अपने मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी करनी तो मैं चला, छोड़ो, रहने दो शर्त, मुझे वही बच्चा चाहिए। याद शहर के एक और हिस्से में रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन और उनकी बेटी रेहाना के घर में उनका बेटा अनवर छटपटाने लगा।
इधर सब्जी मंडी में जिंदगी ने कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, 10 मिनट बैठ तो लो, फिर जो चाहे कर लेना। दोनों अंदर सोफे पे बैठ गए। जिस नौकर ने दरवाजा खोला था वो अब 2 स्टील के ग्लासों में पानी ले आया था और साथ में 2 स्टील की कटोरियां, एक में थोड़े से नमकीन और एक में थोड़े से पेठे। पीछे से एक आदमी निकला, कमीज और लुंगी पहने था। जिंदगी ने उस आदमी को कहे गए सवालों के जवाब एक कागज पर लिखने शुरू कर दिए। क्या करते हैं? ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। घर में कितने लोग हैं? अकेले रहते हैं, साथ कोई नहीं, साथ में नौकर रहता है बस। पिछले 1 साल में कोई और रहता था क्या यहाँ पे? आदमी बोला, नहीं। जिंदगी ने मौत की ओर देखा। मौत ने कंधे उचकाए, जैसे कह रहा हो कि भाई हो सकता है मुझे कोई कंफ्यूजन हो गया। जिंदगी ने फिर पूछा, आप यकीन से कह सकते हैं कि यहाँ पिछले 1 साल में कोई नहीं रहता था? वो आदमी बौखला गया। क्या बकवास है भाई, आप लोग जो करने आओ करो, जाओ। जिंदगी ने उस आदमी की आंखों में देखा और कहा, 8 महीने पहले जब तुमने अपनी 16 साल की नौकरानी के साथ बलात्कार किया था तो उस लड़की ने दुनिया से बचने के लिए जहर खा के वहां पे जान दी थी, उस सोफे के पीछे। फिर जिंदगी मौत की ओर पलट के बोली, तुम सही थे, लेकिन तुम्हारा रूल यहां पे काम नहीं करता। वो लड़की इस घर की नहीं थी, किसी और घर की थी। वो घर उजड़ गया। तुम इस आदमी को ले जा सकते हो। मौत और जिंदगी सब्जी मंडी से निकले। उनके पीछे 36/53 नंबर मकान में एक आदमी, जिसने 8 महीने पहले अपने यहाँ काम करने वाली 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था, वो आदमी अचानक आए दिल के दौरे के बाद जमीन पे लुढ़का पड़ा था, बेजान। अगर 11 साल के बच्चे अनवर की जिंदगी को बचाने के लिए जिंदगी ने मौत से सौदा नहीं किया होता तो शायद वो आदमी अभी 30, 40, 50 साल और जीता और उसकी जिंदगी की एक घिनौनी दोपहर एक गरीब लड़की के तार तार दुशाले के नीचे छुपी रह जाती। लेकिन सौदा ही कुछ ऐसा था। मौत ने बच्चे के घर के सामने खड़े होकर 3 जानें मांगी थीं उस बच्चे की जान बख्शने के लिए। उधर रेलवे क्लर्क कमरुद्दीन के घर में अनवर की जन्मदिन की पार्टी अब खत्म होने चली थी। बच्चे अपने घर जा रहे थे। जिंदगी और मौत की सौदेबाजी में कौन जानता था कि अनवर जिएगा या मरेगा। मौत और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा पकड़ा और जिंदगी ने ऑटो रिक्शा वाले को नेहरू वाटिका की ओर चलने को कहा। कुछ देर ऑटो रिक्शा में खामोशी रही। शायद आज मौत भी जिंदगी बनना चाहता था। जिस आदमी की अभी वो जान लेके आया था उसमें और मौत में सिर्फ इतना फर्क था कि मौत को तकलीफ देने में तकलीफ होती थी। ऑटो रिक्शा एक मकान के सामने रुका। जिंदगी ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। 40 साल के एक आदमी ने दरवाजा खोला। जी, हम जनगणना ऑफिस से आए हैं सेंसस के सिलसिले में, जिंदगी ने कहा। इतनी रात? वो आदमी बोला। मौत ने बीच में कहा, हाँ जी, वो घर ज्यादा पकड़ा दिए हैं, लोग कम हैं, क्या बताएं, बस 5 मिनट लेंगे अपना,
काम खत्म करने में। अंदर बैठ गए, जिंदगी ने सवाल शुरू किए। आदमी पढ़ा लिखा था। मैं जी कैमरामैन हूं, फ्रीलांस काम करता हूं। पहले शादियां कवर करता था, अब खबर शूट करके टीवी चैनलों को बेचता हूं। वो पानी लेने अंदर गया तो मौत ने जिंदगी से पूछा, आर यू श्योर? ये तो भला आदमी लगता है, इसकी जान क्यों ले रही हो? वो आदमी वापस आ गया, बोला गरीबों की सुसाइड में बहुत काम किया जी, प्रशासन को हिला के रख दिया। जिंदगी ने सामने अलमारी में रखी एक ट्रॉफी को देखा। हाँ, आपकी वो वाली स्टोरी तो बहुत मशहूर हुई थी। एक किसान ने अपने आप को आग लगा के जान दे दी थी अपनी कुछ मांगे पूरी करवाने के लिए, सरकारी दफ्तर के सामने, शायद कलेक्टर ऑफिस में था ना। हाँ, बड़ी ट्रेजेडी थी भाई, बड़ी ट्रेजेडी थी। जिंदगी ने कहा, क्या बढ़िया उकसाया था आपने उस आदमी को, जरा सी तीली लगा लो, लपट बुझ जाएगी, कैमरा पे आ जाओगे। और फिर लपटें उसे धीरे धीरे निगलने लगी। वो चीखता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। वो घास पर तड़पता रहा, आपका कैमरा रोल करता रहा। कमाल की टीआरपी मिली थी उस दिन उस चैनल को जिसे आपने वो मौत का वीडियो बेचा था। यही नाम था शायद उस आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम का, मौत का वीडियो। चलिए हम कुछ वापस करने आए आपको। मौत, दो खून अपने सर पे लिए दो लोग ऑटो रिक्शा में शहर की सड़कों पे एक बार फिर से घूम रहे थे। लेकिन ये तो खुद जिंदगी और मौत थे। जीना मरना, इसी से तो इनकी रोजी रोटी चलती थी। उस आदमी की जान जा चुकी थी जिसने एक गरीब किसान की आत्महत्या को तमाशा बनाया था। वो जो उसके झुलस कर बेजान हो जाने तक उसे बचाने के बजाय कैमरा रोल करता रहा था। शर्त के मुताबिक 3 में से 2 जानें जिंदगी ने मौत को दे दी थी 11 साल के बच्चे अनवर को बचाने के लिए। बस एक जान और देनी बाकी थी। फिर वो बच्चा जो एक लाइलाज बीमारी से मरने की राह देख रहा था, उसे एक नई जिंदगी मिल जाती शायद। ऑटो रिक्शा में बैठे बैठे जिंदगी खुश थी। एक नन्ही सी जान बचाने के वो एक कदम और नजदीक पहुंच गई थी। वो ऑटो रिक्शा वाले को तीसरे पड़ाव की ओर चलने के लिए बताना ही चाह रही थी कि मौत ने कहा, ऑफिस से ईमेल आया है, कोई रूल है 13C, मुझे उसका पता नहीं था। वो लोग कह रहे हैं कि अगर मुझको एक घर से जान लेने के लिए भेजा गया तो मुझे वहीं से जान लेनी होगी। क्या बात कर रहे हो तुम? जिंदगी बदहवास होके बोली, यह बता रहे हो तुम मुझे जब मैं तुमको 2 जानें सौंप चुकी हूं? ये दिस इज बिट्रेयल। तुम शर्त के खिलाफ जा रहे हो, धोखा दे रहे हो मुझको। मौत ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन तुम इतने दिनों से ये काम कर रही हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए था, मिस हो गया था। 13C के बारे में नहीं पता तुमको? ये रूल तोड़ना मरोड़ना मेरे हाथ में नहीं है भाई। मैं इतना समझौता करने को तैयार हो गया था, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। मौत ने ऑटो वाले के कंधे पर थपथपा कर उसे वापस वहीं चलने को कहा जहां से वो चले थे, कमरुद्दीन के घर,
जहां वो रेलवे क्लर्क और उसकी बेटी रेहाना अब थक कर सोने की तैयारी में लगे थे। दरवाजे पर घंटी बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? रेहाना ने कहा। घबरा के दरवाजा खोला। वो बोली, मेरा नाम जिंदगी है। वो बोला, मेरा नाम मौत। बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है कि आपके बेटे अनवर की उम्र अब पूरी हो गई है। मैं उसे शाम को लेने आया था, लेकिन जिंदगी पिछले 1 साल से अनवर की उम्र बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बोली कि ना ले जाऊं। मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं माफी चाहता हूं। अचानक अंदर के कमरे में कुछ आवाज हुई। अनवर के रोने की आवाज। टीन का ग्लास जमीन पर गिरने की आवाज। लड़खड़ाते कदमों की आवाज। पर्दा खुला और अनवर खुद ब खुद आंखें मीचता, मुस्कुराता, बरसों में पहली बार अपने पैरों पे खड़ा था। रेहाना ने दौड़कर मेरा बच्चा कहकर उसे गले से लगा लिया। अंदर गई। अंदर अनवर के बूढ़े दादाजी खामोश आंखें किए बैठे थे। जिंदगी और मौत की एक मनगढ़ंत कहानी अपने पोते को सुनाते सुनाते आज खुद मौत का हाथ थाम कर कहीं चले गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।